ये भी नेगोशिएबल है कि आप ये आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अगर एग्रीमेंट नहीं है, मान लो ईमेल पे आपके कन्वर्सेशंस हैं, उस कन्वर्सेशन में कहीं पे इसके संबंध में कोई डिस्कशन हुआ हो, तो कोर्ट्स उसको भी रिलाय कर सकती है कि आपके बीच में एक्चुअली डिसाइड क्या हुआ था, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर किया था, उसमें किसी भी प्रकार का मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर प्रूव होता है तो उस 10 लाख रुपए तक की फाइन मेंशन्ड है, एंड अगर सेकंड इंस्टेंस होता है तो 50 लाख तक वो फाइन जा सकता है। क्रिएटर बनना आजकल इजी है, फ़ोन उठाओ, वीडियो बनाओ, पोस्ट करो और बन गए आप क्रिएटर। पर थोड़े दिन बाद यही क्रिएटर जाके बनते हैं इन्फ्लुएंसर। पर इन्फ्लुएंसर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर अपने साथ लेके आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके वर्ड्स, आपके ओपिनियन ये मैटर करते हैं और ये पब्लिक का डिसीजन भी चेंज कर सकते हैं। अब सोचो, अगर आप किसी दिन लीगल ट्रैप में फंस जाओ, ब्रांड ने एकदम से डील कैंसिल कर दी, डिफेमेशन का नोटिस आ गया हो, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए हो और समझ ही ना है कि क्या गलती हुई है, तो आप क्या करोगे? इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं क्रिएटर्स राइट की विद एडवोकेट कनिष्क गुप्ता, जो कि लीगली एडवाइज़र रह चुके हैं फिनिट मीडिया के। फिनिट मीडिया जो कि फाउंडेड बाय है आयुष शुक्ला और जो इंडिया की टॉप मार्केटिंग एजेंसी में से एक है, क्योंकि ये है द क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर्स को आने वाले और कंटेंट क्रिएटर्स को आने वाले उन चैलेंजेस की जो कि कैमरे के पीछे होती है। तो अगर आप क्रिएटर हैं या बनना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिकॉज बीइंग अ क्रिएटर इज ईजी, बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर, दैट्स वेयर द रियल गेम बिगिंस। सो लेट्स टॉक। सो आप बताइए मुझे सबसे पहले कि ऐसे कौन से बेसिक रूल्स हैं जो कोई भी इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर है उसे फॉलो करना चाहिए, जिससे उसे वो किसी लीगल ट्रैप में ना फंसे। प्रियांशी, तुमने सबसे ठीक बात कही कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। करेक्ट। सो किसी भी इन्फ्लुएंसर को उसके फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक लॉज हैं उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस वो करके रखें कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कोई भी कंटेंट बना रहा हूँ तो उसके क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी कुछ गाइडलाइंस पब्लिश करी हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडवर्टीजमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लुएंसर्स। तो उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी कंटेंट उनको वायलेट ना करें। उसके अलावा आप कोई भी अग्रीमेंट कोई भी ब्रांड के साथ डील कर रहे हैं, सो एक रिटन अग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें जॉट डाउन हो जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें वाटर डाउन हो जानी चाहिए कि कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं और वो राइटिंग में हो जाना चाहिए, राइटिंग में फाइनलाइज हो जाना चाहिए। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे होती है, ठीक है, तो बहुत सारे जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि ब्रांड आई, कोई भी XYZ ब्रांड आती है, वो उनसे डील करती है और वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे होती है। करेक्ट। तो ये तो अगर एकदम से उन्होंने मना कर दिया तो वो उन पे ऑन द व्हाट्सएप के ज़रिए वो नहीं जा सकते ना कहीं भी उन पे कुछ बोलने, या जा सकते हैं कि व्हाट्सएप पे हमारे पास था तो हम इसके थ्रू भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। एज अ प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर इट इज़ रिकमेंडेड कि एटलीस्ट आप एक अपना ईमेल हैंडल तो होना ही चाहिए जिसमें आप फॉर्मली ब्रांड्स और बाकी एजेंसीज से कोलैब कर सको। बट इवन अदरवाइज अगर आपका व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन हुआ है, सो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स आप रख सकते हो जिसमें आपने चीज़ें फाइनलाइज करी हो कि क्या एग्जैक्टली डील है। अगर मान लो आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन हुआ है तो एटलीस्ट ये करो कि एक उनको मैसेज रिप्लाई करो कि एज पर आर कन्वर्सेशन दिस इज ऑल दैट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एंड इफ दिस इज कन्फर्म देन वी कैन गो अहेड विद दिस। सो ये सारी चीज़ें आप भले ही व्हाट्सएप पे रखो, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि एटलीस्ट ये नहीं तो एक ईमेल कंफर्मेशन होना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच में, जो कि दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड इन केस कल को आपको कोई लीगल प्रॉब्लम फंसते हो आप, तो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन द अग्रीमेंट। अब ASCI एक रूल्स होते हैं, करेक्ट, ठीक है, एंड प्लेटफॉर्म के अपने रूल्स होते हैं। करेक्ट। तो इनमें से किसे अगर कोई लीगल ट्रैप में कहीं भी आता है तो उसमें से किसको यूज़ करे, या कहाँ पे वो उसको लगता है कि हाँ इसके साथ हमें जाना चाहिए? लाइक उन्हें पहले प्रायोरिटी प्लेटफॉर्म के रूल्स को देना है या ASCI के रूल्स को? सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं
नंबर वन प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द लॉज ऑफ द नेशन एंड द गाइडलाइंस फॉर्म बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं वो भी इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, और उनकी गाइडलाइंस, उनके प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस भी कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लॉज के इर्द गिर्द ही बनी है। तो प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस, प्लेटफॉर्म के रूल्स को आपको ज़रूर फॉलो करना है, बिकॉज आपका कंटेंट प्लेटफॉर्म, उनके प्लेटफॉर्म पे पब्लिश होगा, तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट। ASCI इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, तो उनका एज सच कोई लीगल प्रेसिडेंट, लीगल बाइंडिंग नहीं है वो। तो ASCI गाइडलाइंस आप सबसे लास्ट में रखें, बट अदरवाइज आपको गवर्नमेंट और प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। ऐसे कौन से, मतलब हम ब्रांड से डील कर रहे हैं, लाइक Correct. हम लोग अगर किसी ब्रांड से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने बोला कि कंटेंट आपको पहले से ईमेल पे आप लोग उनसे पूरा एग्रीमेंट ले लो, राइट। तो कौन से पॉइंट्स ऐसा है कि ज़रूरी आप उसमें मेंशन करो ताकि आपको दिक्कतें ना हो? एज एन छोटे कंटेंट क्रिएटर अगर कोई कंटेंट बना रहे हैं, जैसे अगर हम भी जाते हैं कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो हमें भी उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और एकदम जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है वो भी उनको फॉलो करे ताकि वो अपने आप को सेव कर सके। आपके चैनल पे जो इन्फ्लुएंसर्स ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि जब भी कोई ब्रांड आपको अप्रोच करता है तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सॉर्ट आउट कर लो, जो कि कंफर्म कर लो। हम भी जब अग्रीमेंट्स बनाते हैं किसी भी ब्रांड और किसी भी एजेंसी और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में, तो हम कुछ सेट चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वो उन अग्रीमेंट्स में होना ही चाहिए। नंबर वन इज़ स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क ये बताता है कि एग्जैक्टली ब्रांड को क्या चाहिए, ब्रांड को किस फॉर्मेट में चाहिए, और उसको हम डिलीवरेबल्स भी कहते हैं कि ये हमें डिलीवरेबल्स चाहिए कि जैसे कि हो गया यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, यूट्यूब पे कोई इंस्टाग्राम रील्स हो गई, इंस्टाग्राम पे शाउट आउट हो गया, मेंशन हो गया, स्टोरीज हो गया, देन आपके पेज पे वो जो पोस्ट है वो कितने समय तक रहेगा, या वो इंडेफिनिट टाइम तक के लिए रहेगा, परमानेंटली आपके पेज पे रहेगा, या इट इज़ ओनली फॉर 1 मंथ 2 मंथ। तो ये तो हो गया आपका स्कोप ऑफ वर्क, डिलीवरेबल्स। फिर इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि ये विद इन कितना टाइम होना चाहिए, क्योंकि कई बार ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट होती है कि ये हमें विद इन अ टाइम बाउंड पीरियड चाहिए होता है, या ये कोई एक लेंदी 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जिसमें आप मल्टीपल वर्क ऑर्डर्स के थ्रू आप पोस्ट डालो। सेकेंडली जो कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है वो है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, आपका जो कंसिडरेशन है, जो अमाउंट है वो डिफाइंड होना चाहिए, एंड विद इन हाउ मच टाइम और किस प्रकार से दिया जाएगा, वेदर इट विल बी पार्टली पेड पहले, पार्टली बाद में, या एडवांस पूरा हम पहला लेंगे। ऑल दीज थिंग्स इन्फ्लुएंसर्स के पास पावर है कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं और उसको राइटिंग में कंफर्म कर सकते हैं। थर्डली मैं कहूँगा कि आपके जो सबसे बड़ा वैल्यू है इस पूरे वेंचर में वो है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होते हैं, दीज आर इंटेंजिबल राइट्स। जैसे कि आपने कोई कंटेंट बनाया है, उस कंटेंट को बनाने में आपका मतलब इंटेलेक्चुअल इनपुट है, दैट इज़ योर क्रिएशन। तो यो आपका जो क्रिएशन है वो आप सामने वाले जो आपकी पार्टी है उसको आप दे रहे हो। तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनको आपको प्रोटेक्ट करना है। ये भी नेगोशिएबल है कि आप ये आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये आप सामने वाले को फुल फ्लेजेडली दे रहे हो, या आप उसको एक्सक्लूसिव यूसेज राइट्स दे रहे हैं। ओनरशिप मेरे पास रहेगी, आप सिर्फ यूज कर सकते हो। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज अगेन अनदर एस्पेक्ट जो हम हेविली नेगोशिएट करते हैं, हेविली डील करते हैं, और खास करके किसी भी एग्रीमेंट में उसका ध्यान रखते हैं। इसके अलावा ज्यूरिसडिक्शन पे भी हम बात करते हैं कि कभी पार्टी हो सकता है दिल्ली से हो, मुंबई से हो, और हम इन्फ्लुएंसर बैठे हैं इंदौर में। कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो डिस्प्यूट सामने वाली पार्टी तो वहाँ से मतलब दिल्ली मुंबई से नेगोशिएट कर सकती है, डील कर सकती है। कोई लीगल इशू फंसा तो वो दिल्ली के कोर्ट्स में, मुंबई के कोर्ट्स में उसको प्रेस कर सकती है। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे लिए तो ये बेटर होगा कि अगर इंदौर या मध्य प्रदेश के कोर्ट्स को, किसी पर्टिकुलर सिटी को, भोपाल को, इंदौर को हम जुरिस्डिक्शन दें, तो वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए बेटर होगा। तो ये उन्हें कंटेंट मतलब वो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसमें मेंशन करना होगा, क्योंकि अगर मैं किसी दिल्ली की किसी भी ब्रांड के साथ जा रही हूँ, करेक्ट, तो ये तो मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना होगा ना कि हमारा अगर लीगली कुछ होता है तो वो एमपी या इंदौर में या भोपाल में जहाँ से भी आप हो वहीं की कोर्ट में और सारी चीज़ें
होंगी, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाना और बहुत प्रॉब्लम्स होती है इस बीच में कि हर कोई फंसता है। जैसे अभी रिसेंटली रणवीर अलाहाबादी और इन लोगों का भी केस करेक्ट हुआ और उन करेक्ट लोगों को भी ट्रैवल करना पड़ा हर जगह क्योंकि कहीं और केस लग रहे हैं। वो देखो, वो थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज इनको जो ट्रैवल करना पड़ा वो क्रिमिनल केसेस के लिए करना पड़ा। ओके। सो क्रिमिनल केसेस क्या होता है कि मैं अगर वाराणसी में बैठा हूँ और मैंने आपका कंटेंट देखा तो मैं वाराणसी में कंप्लेंट करूँगा, एंड देन आपको फिर जो भी अक्यूज्ड है या जो भी आरोपी है उसको फिर वाराणसी ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स की बिटवीन द इन्फ्लुएंसर एंड द ब्रांड। तो उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इट इज़ फीजिबल, क्योंकि वो सामने वाला ब्रांड तो इट्स अ फाइनेंशियली साउंड, they can travel to various places. But as a local influencer of Indore, it is very difficult for me कि मैं अलग अलग जगह जाके अपना डिफेंड करूं या मैं अलग अलग जाके सूट इंस्टीट्यूट करूं। तो इट इज़ बेटर, और हम लोग भी एज अ लीगल एडवाइज़र टू इन्फ्लुएंसर या टू एजेंसीज हम ये चीज़ भी नेगोशिएट करते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होना चाहिए। हमारी पार्टी को जो फिजिबल पड़ता है, जो ठीक बैठेगा, हम वही मेंटेन करके रखते हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि पेमेंट्स का आपको पहले से ही सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं बनवा रहे हैं, हम लोग सीधे वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन केस कुछ होता है लीगली, अगर कोई किसी को जाना है, नहीं वो पेमेंट नहीं कर रहा है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे, तो इस टाइम पे तो किसी भी कंटेंट क्रिएटर को या इन्फ्लुएंसर को जाना ही पड़ेगा कि आप या तो कंज्यूमर फोरम में जाएगा वो, या लीगली नोटिस देगा। तब वो वर्बल कम्युनिकेशन कहीं पे यूज हो सकती है कि मैंने तो मुंह से बोला था, आपने 5,000 बोले थे, मैंने 5,000 बोले, बट ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो फिर वो अमाउंट भी नहीं आ रहा है, उन्होंने डिलीवर भी कर दिया सब कुछ, बट वो नहीं पेमेंट दे रहे, तब वो क्या करेगा? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जहाँ पे वर्बली सब कुछ डिसाइड हो गया हो, ऐसे में ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या एक्चुअली डिसाइड हुआ था, बिकॉज इन सच केसेस योर वर्ड अगेंस्ट माइन। करेक्ट। तो ये सामने वाला कहेगा कि नहीं ये तो इतने में डिसाइड हुआ था, आप कहेंगे नहीं ये तो इससे ज़्यादा में डिसाइड हुआ था। हाँ। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इन चीज़ों को राइटिंग में कंफर्म कर लो। इवन आप वर्बली अगर कोई चीज़ अग्री हो गई है, बाद में उसको एक रिटन फॉर्मेट में जॉट डाउन करके सामने वाले को भेज दो। अगर उसने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, देन इट इज़ हिज डीम्ड कंसेंट। अगर हम कुछ गलत चीज़ बोल दें तो वो सामने से हमें करेक्ट करेगा। हाँ। कि नहीं ये डिसाइड हुआ था। करेक्ट। तो एटलीस्ट उस केस में आपने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली कि आपके पास है, चैट्स में है, भले वो चैट्स में है बट वो है, वर्बली तो उसको आप कल को यूज कर सकते हैं कि मैंने तो अपना काम कर दिया है लेकिन इन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो इसके संबंध में फर्स्ट ऑफ ऑल सेंड हिम अ लीगल नोटिस, सेंड हिम अ डिमांड नोटिस। अगर फिर भी ना हो तो एंगेज अ लॉयर, आप अपने सिचुएशन एसेस कर सकते हो एंड देन यू कैन मूव लीगली। और इसमें आपने जैसे बोला कि वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है, तो इस केस में इट्स अ सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं, वो सिविल कोर्ट में डिसाइड होगा। ओके, मतलब आप अगर कोई सर्विस बेस में कोई भी है, कंटेंट क्रिएटर है और वो सर्विस बेस में आएगा। करेक्ट। तो वो कंज्यूमर फोरम नहीं जा सकता, उसे डायरेक्ट लीगली उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सिविल कोर्ट्स में डिसाइड होता है। ओके। उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है। जैसे अभी आपने मुझे बताया कि पेमेंट का अगर हमें दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि क्रिएटर्स ने सब कुछ डाल दिया है अपनी तरफ से, उन्हें पेमेंट भी मिल गया और वहाँ पे उन्होंने किसी भी तरीके से ये नहीं बोला कि हम आपको ऐड के लिए राइट्स दे रहे हैं, आप हमारी वीडियो एड्स में रन कर सकते हो, बट फिर भी ब्रांड्स अपने हिसाब से उन्हें किसी भी तरीके से झोल करके अपने पास रन कर देती है ऐड। ओके। तो उस टाइम पे फिर वो क्या करे, मतलब अब तो उन्होंने रन कर दिया, वो उनकी वीडियो से वो लोग अर्न कर रहे हैं, राइट। उन्होंने लीगल नहीं लिया किसी भी तरीके से कि हम ऐड भी रन करेंगे, उन्होंने पता ही नहीं कि ऐड रन हो रहा है, तब वो क्या करेगा? सो लेट मी अंडरस्टैंड, एक क्रिएटर ने एक कुछ कंटेंट बनाया और एक ब्रांड को दिया है, और अब उस ब्रांड ने अपना उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अपने पेजेस पे ऐड रन कर रहे हैं। सो नंबर वन थिंग इज कि इसमें सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एम्बिट में हमें ये चेक करना पड़ता है कि राइट्स किसके पास हैं। अगर मान लो उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है और उसमें ऐड राइट्स दिए हैं तो दे आर विद इन द राइट्स कि वो उसको चला सकते हैं। बट इन केस ऐड राइट्स या यूसेज राइट्स नहीं दिए हैं तो इस केस में कॉपीराइट का वायलेशन होता है।
सो डेफिनेटली सबसे पहले तो ऑन अ पर्सनल बेसिस आप उनको इंटीमेट कर सकते हो कि आपने जो किया है दैट्स इज वायलेशन ऑफ माय कॉपीराइट्स, सो प्लीज टेक दिस डाउन। नहीं होता है तो जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कहीं रिपोर्ट कर सकते हो तो वो करना चाहिए। एंड इवन अदरवाइज अगर वो नहीं होता है तो कॉपीराइट वायलेशन के संबंध में आप सिविल एज वेल एज क्रिमिनल राइट्स अपने एक्सरसाइज कर सकते हो थ्रू कोर्ट्स एंड थ्रू पुलिस। अगर कंटेंट में डिस्प्यूट हो गया तो लीगली किसके फेवर में चीजें जा सकती है सॉल्यूशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर कोई क्रिएटर है, क्रिएटर ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो उसकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। ठीक है। तो ये क्रिएटर का राइट, क्रिएटर की ओनरशिप का हाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब प्राइम फेस क्रिएटर का ओनरशिप आता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कोई चीज डिफाइंड नहीं है तो वो क्रिएटर का ओनरशिप माना जाता है। ओके। अब इन केस कोई अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट में कई बार ओनरशिप हम ट्रांसफर कर देते हैं। वो ट्रांसफर या तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट लेके करते हो या फिर इट इज अ होल पैकेज, उसी में वो ट्रांसफर भी हो जाता है। तो काफी चीजें आपकी अग्रीमेंट से भी डिफाइन होती हैं और कई बार कोर्ट्स इन्हीं अग्रीमेंट्स पे रिलाय करते हुए डिसीजन पास करती है। ओके, मतलब वो डिपेंड करेगा कि आपने उन्हें राइट्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। Yes. अगर आपने दे दिए हैं तो फिर वो आप कुछ नहीं कर सकते, बाद में आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि आपने नहीं दिए हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं है, मान लो ईमेल पे आपके कन्वर्सेशंस हैं, उस कन्वर्सेशन में कहीं पे इसके संबंध में कोई डिस्कशन हुआ हो तो कोर्ट्स उसको भी रिलाय कर सकती है कि आपके बीच में एक्चुअली डिसाइड क्या हुआ था। जैसे कि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं इससे थोड़ा बाहर पूछूंगी कि बहुत बार होता है कि व्हाट्सएप जो चैट्स होती हैं उन्हें लीगली नहीं माना जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे तो एआई है, हम फेक एआई से चैट भी बना सकते हैं, वो तो ब्रांड भी बना सकती है और हम भी बना सकते हैं। तो इस टाइम पे फिर कैसे करेंगे कि वो कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है? देखो, स्क्रीनशॉट्स के संबंध में मैं थोड़ा सा टेक्निकल अगर मैं बताऊं तो कोई भी स्क्रीनशॉट्स कोर्ट में सिर्फ ऐसे ही पेश नहीं हो जाती हैं, उसके साथ में एक सर्टिफिकेट होता है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। और वो सर्टिफिकेट में उस कौन सी डिवाइस से वो स्क्रीनशॉट लिया गया है, कौन सी डिवाइस से प्रिंट आउट लिया गया है, वो डिवाइस का IMEI नंबर क्या है, उस कंटेंट की, उस स्क्रीनशॉट की हैश वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें उस सर्टिफिकेट में लिखनी होती है, जो ये बताता है कि ये स्क्रीनशॉट प्रॉपर है, ये स्क्रीनशॉट कोई मैनिपुलेटेड नहीं है। इसका डिक्लेरेशन होता है कि मैंने, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट जो कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट, तो मैं डिक्लेरेशन देता हूँ कि मैंने इस कंटेंट के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करी है, किसी प्रकार का इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, एंड दिस इज प्रेजेंटेड एज इज। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये आप पेश करते हो along with a certificate of an expert। ओके। तो तब इसको माना जाता है। और अगर हम राइट्स की बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की ब्रांड के साथ, तो वो क्या क्या होने चाहिए जो इन्फ्लुएंसर्स के राइट्स है ब्रांड के साथ डील करने के लिए? ब्रांड के साथ डील करते समय सबसे पहले तो आपके पेमेंट के रिलेटेड राइट्स आपके होते हैं कि यू गेट फेयर पेमेंट ऑफ द सेम, एंड वो पेमेंट के टर्म्स क्या होते हैं वो आप ऑलरेडी नेगोशिएट करते हो बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल। करेक्ट। सेकेंडली, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संबंध में आप नेगोशिएट कर सकते हो। थर्डली, ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के संबंध में फुल डिस्क्लोजर, फुल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ब्रांड्स को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो आप किसी भी प्रोडक्ट के संबंध में कोई रील बनाना चाहते हो, उसके संबंध में कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, तो जो भी प्रोडक्ट है, जो भी ब्रांड आपसे बुलवाना चाहती है, वो सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्लेम कर रहे हैं तो आप भी उसके संबंध में थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करें कि वो किसी प्रकार का मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं आपके थ्रू पास थ्रू करवाना चाहते हैं। बट ये तो मिसलीड करना अगर है, बहुत बार होता है, मतलब आज के टाइम पे तो हर ब्रांड कहीं ना कहीं मिसलीड कर रही है, स्किन केयर ब्रांड में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। राइट। ठीक है, तो अगर कोई मिसलीड कर रहा है एंड कोई कंज्यूमर जाके इस पे वो कर देता है कि ये जो आप सोशल मीडिया पे आपने जो भी बोला है, ठीक है, एज एन इन्फ्लुएंसर आप गलत बोल रहे हो, मेरा वो ब्रांड पे नहीं जा रहे, वो बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर की वजह से हमने खरीदा और आपकी वजह से मेरी स्किन खराब हो गई या मेरी हेल्थ खराब हो गई, आपने बोला हम परचेज कर लेते हैं। राइट। उस केस में कौन फंसेगा, इन्फ्लुएंसर, ब्रांड? किसको उस पे लीगली नोटिस जाएंगे और सारी चीजें झेलनी पड़ेगी?
उसमें इन्फ्लुएंसर भी इन्वॉल्व होगा एंड द ब्रांड विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व। जो भी ब्रांड है, जो भी प्रोडक्ट है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है, जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। एंड इसमें फिर आपको एज एन इन्फ्लुएंसर बताना पड़ेगा कि मैंने तो अपना ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर किया था, बट उसके बाद भी अगर इफ देयर इज एनीथिंग तो देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांड। बट इन्फ्लुएंसर्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, उसमें इवन इन्फ्लुएंसर्स को भी जिम्मेदार ठहराया है। उसमें उनका भी रोल है, स्पेसिफिक रोल है, बिकॉज एज एन इन्फ्लुएंसर आपके कंटेंट कैन डिटरमाइन द डिसीजन ऑफ अ व्यूअर। हाँ तो करेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी है। क्योंकि अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स है, करेक्ट, ठीक है, आपके उससे ज्यादा भी है, उससे कम भी, 100K वाले भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। राइट, करेंटली जो अभी अगर आपने देखा हो कि अभी एक मूवमेंट चल रहा है, एक लड़की को अब्यूजिव वर्ड यूज किए गए, उसे गालियां बोली गई थी, उनका का पूरा जो कमेंट सेक्शन था वो पूरा उसी वर्ड से था कि #रंडी। एंड देन शी स्टार्टेड कि उसने उस वर्ड को बहुत ही अपने पे ले लिया कि बहुत अच्छा वर्ड है ये तो, एंड उससे इन्फ्लुएंस होकर जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, 12 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 15 साल की, उन्होंने भी सेम चीज उसने बायो में लिखी #प्राउड तो उन्होंने भी वो चीज अपने उसमें लिखी। तो ये तो अकॉर्डिंग टू इंडिया, हम लोग जिस सेक्शन में रहते हैं, हम MP में रहते हैं, बिहार में, झारखंड, ये वर्ड एज एन अब्यूज यूज होता है। करेक्ट, करेक्ट। ये कोई सही वर्ड नहीं है। तो इन्फ्लुएंसर्स को होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि Definitely. बहुत लोग हैं जो गलत राह पे उससे निकल जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत किसी और को हो रही है। मोरालिटी और इंडियन कंटेक्स्ट में इसे देखा जाए तो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर को काफ़ी मतलब संभल के इन चीज़ों, इन सोशल चीज़ों पे अगर किसी प्रकार की टिप्पणी करनी है तो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। करेक्ट। एंड सिंस ये महिलाओं से रिलेटेड है तो ये वैसे भी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का लाइट कन्वर्सेशन, इस प्रकार का इन इश्यूज को लाइटली लेना तो वैसे भी थोड़ा सा सोशली इररिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट। कहीं ना कहीं इसमें व्यूअर्स का भी डिस्कशन ज़रूरी है कि वो व्यूअर्स इसको किस प्रकार से लेते हैं। एंड दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, एक उसके सपोर्ट में है तो एक उसके अगेंस्ट भी है। करेक्ट। सो अगर कोई उस पे अगर जैसे अगर यही सारी चीजें किसी और के साथ किसी और केस में हो रही है, ठीक है, कि उन्हें कमेंट्स में आ रहे हैं अब्यूजिव वर्ड्स, तो क्या कमेंट्स में आ रहे हैं अब्यूजिव वर्ड्स पे कोई कुछ कर सकता है इन्फ्लुएंसर? मतलब वो वहां से कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकता है, इंस्टाग्राम की तरफ से वो जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो कर सकता है, बट स्टिल अगर कोई उन्हें DM में जाके कुछ बोल रहा है, अगर कोई पब्लिकली वीडियो बना के कुछ बोल रहा है, उनका नाम यूज कर रहा है, ठीक है, उन्होंने कॉपीराइट भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, बट स्टिल वो नहीं रुक रहे हैं लोग, उस केस में फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर उन्हें क्या करना चाहिए? अगर कोई सचमुच में बहुत डेरोगेटरी और अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहा है, अगर वो किसी को थ्रेटन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक क्रिमिनल ऑफेंस हैं। और इसके संबंध में कोई भी इन्फ्लुएंसर्स अपने क्षेत्र के लोकल जो उसका पुलिस थाना लगता हो वहाँ पे राइटिंग में विथ एविडेंस, विथ स्क्रीनशॉट्स पुलिस कंप्लेंट कर सकता है, जो कि एंड इस प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं ये IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और BNS में पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। किसी भी तरीके से, जैसे अभी आपने बताया कि अगर वो प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है, वो मिसलीड कर रहा है, राइट, ठीक है, तो ऐसा कुछ कि फाइन चार्जेस डिफाइन होते हैं ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स को। अगर इन्फ्लुएंसर मिसलीड कर रहा है, आपने बताया, वो तो दोनों पे जाएगा, वो कंपनी पे भी जाएगा, वो इन्फ्लुएंसर पे भी जाएगा, क्योंकि आप मिसलीड कर रहे हो कंज्यूमर को। राइट। तो यहाँ पे कुछ होता है कि आपको इतना फाइन तो देना है, ये तो लिखा हुआ है, जैसे कि बाकी सभी जगह लिखा हुआ है कि ऐसा होता है, आपको इतना फाइन तो देना ही पड़ेगा अगर आपने किसी भी ऑफेंसिव चीज की है। अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रन होता है और उसके लिए ये पाया जाता है कि इन्फ्लुएंसर उसके लिए जिम्मेदार था, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बने हुए हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर प्रूव होता है तो उसमें 10 लाख रुपए तक की फाइन मेंशन्ड है। एंड अगर सेकंड इंस्टेंस होता है तो 50 लाख तक वो फाइन जा सकता है। तो ये ऐसा डिफाइन नहीं करता कि आप कितना अर्न कर रहे हो, उस पर नहीं डिपेंड करेगा। आपका नॉर्मली इतने फाइन डिफाइन है तो वो देने पड़ेंगे, उनकी जो अर्निंग है उस पर डिपेंड करेगा। अभी वो काफ़ी कुछ कंज्यूमर कमीशन पे भी डिपेंडेंट है कि कंज्यूमर कमीशन अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करता है और वो ये भी देखता है कि इनका रीच कितना था, इस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कितने कंज्यूमर्स अफेक्ट हुए हैं। और
उस हिसाब से वो फाइन डिफाइन करते हैं। ओके, जैसे अभी हमने बात करी थी कि SCI के रूल्स हैं और प्लेटफॉर्म के अपने रूल्स हैं, करेक्ट। तो फॉलो हमें होता है, कभी कभी लोग SCI के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो किसे ज़्यादा पहले उन्हें प्रायोरिटी देनी है? SCI, आपके अकॉर्डिंग SCI क्या कर रहा है फिर? ASCI इज़ अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। वो एक प्राइवेट बॉडी है। इट इज़ नॉट सपोर्टेड और गवर्नड बाय एनी, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट बॉडी। ओके, तो इट्स अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी और उनके खुद के कुछ उन्होंने गाइडलाइंस बनाए हैं कि किसी भी इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी में ये सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। ओके, उन्होंने खुद की कुछ डेफिनेशंस बनाई हैं, खुद की कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। ये गाइडलाइन किसी भी गवर्नमेंट के लॉ या रेगुलेशंस से बाइंडिंग नहीं है, तो ये उनकी खुद की गाइडलाइंस है। ओके, सो मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई नहीं है, बल्कि वो बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट ऑथराइज है, बट वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है। मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, अगर उन्होंने कभी बोला हो कि वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं। इनफैक्ट उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि दे आर नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। ओके, तो उन्होंने खुद का एक डिस्क्लेमर भी दिया है, बट वो ASCI के गाइडलाइंस मेरे हिसाब से तो बाइंडिंग नहीं है। ऑल्दो आप उसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इन केस मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस और जो गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस बनाती है उनको ज़रूर ध्यान में रखिए। किसी भी तरीके से अगर उन्हें करना है राइट। किसी भी चीज़ पे, आप अगर मान लीजिए टोबैको से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट करना बैंड है। सो एज अ प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स आपको मालूम होना चाहिए कि आपके फील्ड के रिलेटेड बेसिक लॉज, बेसिक रेगुलेशंस क्या है। जैसे आपने कहा भी कि टबैको के एडवर्टाइजमेंट बैन है, करेक्ट, बट टबैको के एडवर्टाइजमेंट तो होते हैं और उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। कहीं भी सोशल मीडिया पे भी हो गए, क्योंकि सबके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सारी ब्रांड्स अपने सोशल मीडिया प्रमोशंस करती है। करेक्ट। तो अगर कोई चाहे तो उन पे लीगली एक्शन ले सकता है कि यहाँ ऐसा है तो आप नहीं करवा सकते। बिल्कुल, चोरी करना मना है, चोरी करना एक अपराध है, लेकिन चोरियां फिर भी होती हैं। तो ये है कि जब चोरी पकड़ी जाती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। सिमिलर ये है कि अगर कोई उसको रिपोर्ट करता है तो फिर गवर्नमेंट उस पर भी एक्ट करती है। कर दी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि जैसे कि 999 वाला जो स्कैम होता है, मतलब कि 1000 रुपये ना बोल के 999 बोलते हैं, जो बहुत टाइम पहले किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन ले लिया था, तो वो 1 रुपये के लिए बहुत लंबा केस चला था। राइट। पर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग खुद ही छोड़ देते हैं, ब्रांड ओनर डील कर देती है कि आप हमसे इतने पैसे ले लो और ये केस रिजेक्ट कर दो। तो इस केस में अगर व्यक्ति चलता है तो कितना टाइम पीरियड लग सकता है, मतलब एस्टिमेट टाइम पीरियड कि ये केस इतना लंबा चल सकता है, वो किसके ऊपर जाएगा? एज एन पार्टी इन्फ्लुएंसर्स पे या ब्रांड्स पे कि कितना लंबा केस हम खींच रहे हैं? जैसे अगर कोई कंज्यूमर है और कोई प्रोडक्ट 999 का है एंड इफ ही हैज़ पेड 1000 रुपीज़ फॉर इट, तो डेफिनेटली ये कंज्यूमर के साथ धोखा है। और कंज्यूमर चाहे तो इसके संबंध में कंज्यूमर जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उसको भी कंप्लेंट कर सकता है, और चाहे तो कमीशन में कंप्लेंट भी कर सकता है। एक्ट के हिसाब से इसे कोई भी कंप्लेंट को विदिन 3 मंथ्स उन्हें डिसाइड करना ज़रूरी होता है। एंड कई बार ऐसा देखा गया है कि भले ही इशू छोटा सा हो, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट्स, कंज्यूमर कमीशंस हैवी फाइन करती हैं ब्रांड्स पे, क्योंकि ब्रांड्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर्स पर। तो विदिन 3 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स ये केसेस, पेटी केसेस होते हैं, तो ये डिसाइड हो जाते हैं। हमने किसी भी ब्रांड के साथ एड रन किया, वो पेड हो गए, ठीक है, उन्होंने हमें पैसे दे दिए, हमने दे दिए, राइट। बट अगर वो उस एड से कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, right. और मैंने कहीं भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि ये जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है ये डायरेक्ट उन्हें जाएगा, तो क्या बाद में कोई क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर उस पर जाके ये लीगली बोल सकते हैं कि आप मुझे भी इसका हिस्सा दो? क्योंकि एंड में वीडियो तो उनकी है, प्रोडक्ट वो दिखा रहे हैं, हाँ, बट उन्होंने उसको शोकेस करने के पैसे लिए हैं, बट वो नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ नहीं मेंशन किया है कि हम आपको रेवेन्यू देने वाले हैं इसका। चूँकि ये डिसाइडेड नहीं है या ये उनके फेवर में डिसाइडेड है, तो बेसिकली आपने ये किया है कि आपने एक प्रकार से अपने राइट्स वेव ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में उस समय ध्यान नहीं दिया था। तो बाद में चूँकि आप ऑलरेडी, आपका काम ये था कि आपको एक रील बनानी थी, आपने वो रील बना के सामने वालों को दे दी, उसके एड राइट्स भी उनको दे दिए, तो वो एड राइट से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू है फिर तो वो ब्रांड के पास ही जाएगा। Okay. तो ऐसे केस में
ये कहना कि बाद में मैं कहूँ कि मुझे भी इसमें एक पोर्शन चाहिए, तो वो ब्रांड भी ये कहेगी कि एग्रीमेंट में इट वाज नॉट डिसाइडेड, ओके, सो नाउ यू कांट कम एंड से कि अब मुझे भी उसमें पैसे दे चाहिए। दो क्योंकि मैं हम कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कमा लो। तो ये सारी चीज़ें पहले ही कंटेम्पलेट करके पहले ही नेगोशिएट हो जानी हाँ, चाहिए। मतलब आपको पहले ही, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्रीमेंट में सारी चीज़ें मेंशन हो राइट, कि ये सारी चीज़ें राइट्स होंगे, ताकि आप ना फंसो। करेक्ट, ब्रांड्स तो अपने आप को बचा लेंगी, बट आपको सिर्फ आपका एग्रीमेंट अच्छे से बचा सकता है। बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, Correct. आपको एक प्रॉपर लीगल सलाह मिलनी चाहिए, और आप कोई भी ब्रांड साइन कर रहे हो, कोई भी मतलब डील साइन कर रहे हो, तो पहले ही सारी चीज़ें डिसाइड हो जानी चाहिए। ये काफ़ी लाइक दिस इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन, ये मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रिकमेंडेड है, दिस इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन, ये होना ही करना चाहिए। ही करना है। वो नहीं जा सकते ना कहीं भी उन पे कुछ बोलने, या जा सकते हैं कि व्हाट्सएप पे हमारे पास था तो हम इसके थ्रू। और इसी तरीके के बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।